हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सही होंगे। आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। बेटा, आपको मैंने चालक की धारिता पढ़ाया था, विद्युत धारिता। आपको ये विद्युत धारिता यानी C बराबर Q/V पढ़ाया था। अब आज आपको उस चालक की धारिता पर माध्यम का प्रभाव, मतलब किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ सकता है, वो बताना है मुझे। देखो बेटा, बिल्कुल सरल सा टॉपिक है। इसमें आप जो बताओ, देखो धारिता आपको बढ़ानी है। हमारा प्रभाव से मतलब होता है धारिता कैसे बढ़ सकती है उसकी। किसी चालक की धारिता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। मैं चालक की धारिता की निर्भरता बता रहा हूँ कि वो किस पे निर्भर। इसका मतलब है चालक की धारिता पर प्रभाव, मतलब चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है। अब बेटा देखो, इसमें बिल्कुल सरल सा है। चालक की धारिता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो मतलब कैसे बढ़ाई जा सकती है। निर्भर करने का मतलब यहाँ पे हमें घटाने से नहीं है, उसकी धारिता बढ़ाने से है। तो वो एक तो चालक, आप सोचो, एक तो है ये चालक के आकार पर, चालक के आकार पर। आकार मतलब होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल चालक के आकार पर यानी क्षेत्रफल पर। आकार का मतलब पर, आकार का मतलब होता है यहाँ पे क्षेत्रफल से है। अब बेटा इसका मतलब क्या होता है, जब किसी चालक का या वस्तु का आकार अधिक होगा तो उस पर आवेश को अधिक एकत्रित किया जा सकता है। यदि आकार कम होगा तो उस पर आवेश कम एकत्रित होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। यदि चालक जितना बड़ा होगा उस पर आवेश उतना ही ज़्यादा इकट्ठा किया जा सकता है। उस चालक की विद्युत ऊर्जा उतनी अधिक हो सकती है। यदि चालक जितना छोटा होगा उस पर आवेश उतना ही कम इकट्ठा किया जा सकता है। बेटा समझ में आया? क्या है बताओ? चालक के आकार पर यानी क्षेत्रफल पर। इसका अर्थ है कि जो विद्युत धारिता है वो किस पे निर्भर करेगी? चालक के आकार पर। यदि चालक का आकार अधिक है तो उस पर आवेश की मात्रा अधिक एकत्रित की जा सकती है। यदि आकार कम है तो उस पर आवेश की कम मात्रा यानी विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है। कम विद्युत ऊर्जा को यानी आवेश को संचित किया जा सकता है। इसका मतलब हो गया, तुमने कल एक टॉपिक करा था पृथ्वी की विद्युत धारिता। पता है आपको कितना आई थी? 711 माइक्रोफैरड। माइक्रो आई थी, वो बहुत कम है। माइक्रो में है तो इसका मतलब बहुत कम है। तो इसका, और जबकि फैरड लिख रहा है, इसका मतलब बड़ा मात्रक है। वो फैरड तो बड़ा मात्रक है। जिस शब्द है माइक्रो में और एंगस्ट्रॉम में, पिको में, एंगस्ट्रॉम में भी नहीं आती। माइक्रो और माइक्रोफैरड मतलब पिको फैरड में आती है धारिता। अब भाई लालाओ सुनो कि इसका मतलब किसी वस्तु प्लेट पर उसका आकार बढ़ाकर उसे अधिक आवेश दिया जा सकता है। सिंपल सी इसकी 2 लाइन लिखनी है। कितनी लाइन बेटा? 2 लाइन। कैसे? चालक का आकार अधिक होगा यानी चालक का क्षेत्रफल अधिक होगा तो उस पर विद्युत आवेश की अधिक मात्रा अर्थात विद्युत ऊर्जा की अधिक मात्रा को संचित किया जा सकता है। इतने लिखना है। कैसे? किसी चालक का आकार या क्षेत्रफल बढ़ाकर आवेश की अधिक मात्रा या विद्युत ऊर्जा की अधिक मात्रा को संचित किया जा सकता है। बेटा दूसरा, इसका दूसरा है चालक के माध्यम पर
चालक के आसपास का जो माध्यम है, चालक के माध्यम पर मतलब माध्यम मतलब सराउंडिंग पर। देखो बेटा इसमें यदि चालक किसी ऐसी जगह पर रखा है, मतलब किसी हवा में नहीं है, किसी माध्यम में है, जैसे पानी में हो, गत्ता वत्ता हो वहां पे, यानी कोई कुछ भी हो मां, ऐसे माध्यम में रखा है, तो उस पर भी धारिता निर्भर करेगी। यदि देखो कैसे निर्भर करेगी वो मैं आपको अगले सूत्रों में बताऊंगा कि देखो धारिता माध्यम की उपस्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है। बेटा समझ रहे हो ना माध्यम की, चलो अभी यहीं पे बताता हूं मैं आपको। आपने पढ़ा था एक सूत्र C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी जो गोला है वो कहां पर है, ये गोला हवा में है, तो ये एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट R। बेटा जब ये माध्यम में होता, जिस 0 लिखते हैं इसको, C इज इक्वल टू होता 4 पाई एप्सिलॉन R। ये माध्यम में हो गया, मीडियम, इनमें भाग देना आप, C0 बटे Cm बराबर एप्सिलॉन 0 ओवर एप्सिलॉन। अब आप सोचना यहाँ पे जो एप्सिलॉन आ जाता है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं Cm अपॉन C0 बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। बेटा ये ना परावैद्युतांक होता है, क्या होता है, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। इसे एप्सिलॉन R से प्रदर्शित करते हैं हम, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। बताओ बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन बराबर कितना, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0। बताओ बेटा माध्यम की विद्युतशीलता कितनी आई है, इतनी, निर्वात की कितनी थी, इतनी, अब माध्यम की कितनी हो गई, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन R, मतलब एप्सिलॉन 0 में एप्सिलॉन R का गुणा हो रहा है। आपको समझ में आया? दोबारा एक बात सुन लो बेटा, निर्वात में किसी गोलीय चालक की धारिता कितनी थी, इतनी आई थी, कल का सूत्र याद है आपको, तो ये एप्सिलॉन 0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। फिर बताओ बेटा जब ये गोला कहाँ पे रखा होता, किसी माध्यम में रखा होता, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं आता, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 नहीं आता, एप्सिलॉन आता, और जब एप्सिलॉन आ गया यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन लिख दिया। इनमें आप भाग दे दो, जब आपने भाग दिया तो C0 बटे Cm, मतलब Cm बटे C0, हमें पता है ये उल्टा क्यों किया आप सोच रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि Cm ये विद्युत धारिता जो होती है वो ज़्यादा होती है, माध्यम में ज़्यादा होती है, तो हमने इसमें इसका भाग दे दिया है। तो एप्सिलॉन बराबर कितना हो गया, एप्सिलॉन R बराबर यहाँ से एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0। बेटा देखो पहले कितनी थी J, अब इसका मान कितना आया, इसका मान ये आ गया, कितना आया, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0, मतलब ये आता है। आप तो दोनों से देख लो बस, Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0। दोनों सूत्रों से स्पष्ट है कि किसकी धारिता ज़्यादा है, इसकी धारिता ज़्यादा है, इसकी धारिता कम है। इसका अर्थ है यदि कोई चालक प्लेट किसी माध्यम में रखी है तो उसे आवेश की अधिक मात्रा दी जा सकती है, अर्थात धारिता बढ़ जाती है। आपको सरल से, जितना इतने देर में चिल्ला रहा हूँ आपसे, ये सरल भाषा में कैसे लिखोगे, एक या दो लाइन में आपको लिखना है। जी वाला हेडिंग चालक के माध्यम पर, चालक की धारिता किन पर, चालक के माध्यम पर। तो आपको बताना है कि जब कोई चालक किसी माध्यम में रखा है तो उससे आवेश की अधिक मात्रा दी जा सकती है, आवेश की अधिक मात्रा दी जा सकती है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है।
जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। बताओ बेटा माध्यम का क्या प्रभाव पड़ा? माध्यम से धारिता बढ़ जाती है। एक तीसरा लास्ट, चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति, चालक की उपस्थिति का प्रभाव बेटा देखो अब ध्यान से, चालक के पास किसी अन्य चालक की उपस्थिति है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस पर भी एक प्रभाव पड़ेगा। चालक के पास अन्य चालक रखने पर पहले चालक का विभव घट जाता है, पहले चालक का विभव घट जाता है, आवेश नियत रहता है। दोबारा सुन लो एक बार फिर, जब किसी चालक, ये अगले टॉपिक में आने वाला है, जो मैं बता रहा हूं ना, ये वाली बात ये अगले टॉपिक में आएगी, अभी उससे पहले आप एक बार और सुन लो आप। किसी चालक के पास एक दूसरा चालक रख दें तो पहले चालक का विभव घट जाता है, तो पहले चालक का विभव घट जाता है, जबकि आवेश में उसका जो आवेश है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवेश नियत रहता है। उस स्थिति में चालक की धारिता बढ़ जाती है। बताओ बेटा C बराबर कितना होता है? Q बटे B होता है, C बराबर Q बटे B। अब आप इससे सोच लेना कि जब ये B है और ये क्या है? Q है, तो B का मान घट जाए तो C का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। B का मान घट जाए तो C का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होना, उल्टा मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। दोबारा से सुनो एक बार, जब किसी चालक प्लेट के पास, ध्यान रखना, जब किसी चालक प्लेट के पास दूसरी चालक प्लेट रख देते हैं तो पहली चालक प्लेट का विभव घट जाता है, तो पहली चालक प्लेट का विभव घट जाता है, ये विभव घट गया, और जब विभव घट गया तो उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। बताओ बेटा कितने पॉइंट बताए मैंने? 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? चालक के आकार। दूसरा पॉइंट क्या है? चालक के माध्यम पर। तीसरा पॉइंट क्या है? चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति का प्रभाव। तो पहले चालक का आकार मतलब बड़ी प्लेट होगी तो उसे आवेश की अधिक मात्रा दी जा सकती है, और जब छोटी प्लेट होगी तो आवेश की कम मात्रा उसको दी जा सकती है। जब कम मात्रा होगी तो धारिता कम होगी, हमें तो ज़्यादा देनी है ना, तो बड़ी प्लेट चालक का आकार या क्षेत्रफल बढ़ने पर उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। कैसे देंगे? एक लाइन में, जब किसी चालक प्लेट का आकार बढ़ा दें तो उस पर आवेश की मात्रा अधिक हो जाती है। ऐसे चालक के माध्यम पर, यदि चालक किसी ऐसे माध्यम में रखा, किसी माध्यम में रखा है तो उस चालक की धारिता भी बढ़ जाती है। फिर आपको बताना है चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति का प्रभाव। जब चालक के पास आप अन्य चालक रख देंगे तो पहले चालक का विभव घट जाएगा और आवेश नियत रहेगा। क्या घट गया? विभव घट गया, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। अब आपको 3 पॉइंट बताओ बेटा, किसी चालक की धारिता पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है? चालक के क्षेत्रफल का, चालक के चारों ओर के माध्यम का, और चालक के पास किसी दूसरे चालक की उपस्थिति का, चालक के आकार का, चालक के आसपास के माध्यम का, और चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति का प्रभाव पड़ता है। वो सब कुछ मैंने आपको समझाया है, आ गया होगा समझ में। अब देखिएगा आगे का पॉइंट।
अब एक बहुत अच्छा टॉपिक संधारित्र आता है। क्या आता है? संधारित्र। संधारित्र कैपेसिटेंस। कैपेसिटर, इसे कंडेंसर भी कहते हैं। कंडेंसर, कंडेंसर। कंडेंस करना मतलब इकट्ठा करने वाला। कंडेंस मीन्स बेटा इकट्ठा करने वाला। इकट्ठा किसको करेगा? आवेश को। आवेश को इकट्ठा करने वाला को बोलते हैं कंडेंस करने वाला। और कंडेंसर उसी से बना कंडेंसर, यानी संधारित्र। अब संधारित्र जो आया वो इस तरह से है। एक तुमने पढ़ा बेटा, एक प्लेट है, ये ध्यान रखना आप। इस प्लेट के आवेश में कोई परिवर्तन न हो। इस प्लेट के आवेश में कोई परिवर्तन न हो। इसे कौन सा आवेश दिया आपने? प्लस आवेश। अब आवेश में कोई परिवर्तन न हो तो और इसकी धारिता बढ़ जाए तो इसके पास मतलब इसके उपाय क्या है? मतलब धारिता बढ़ जाए। आपके पास 3 उपाय हैं। इसका आकार बड़ा कर दें। दूसरा उपाय है इसके आसपास कोई माध्यम रख दें। तीसरा आपके पास उपाय है कि इसके पास एक अन्य प्लेट रख दें। बेटा मैंने अभी आपसे कहा था कि अन्य प्लेट वाला अभी आपको बताएंगे, वो समय है अब मैं आपको बता रहा हूं। बेटा इस चालक के पास कोई अन्य प्लेट रख दें। इसके आकार में कोई परिवर्तन किया हमने? नहीं किया। और इसके पास समांतर एक दूसरी प्लेट रख दें। पता है आपको क्या होगा? इस प्लेट के कारण इसका ध्रुवण हो जाएगा। इस प्लेट का क्या हो जाएगा? ध्रुवण। अभी आपने ध्रुवण के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा। ध्रुवण का मतलब वैसे कल बताया था, पहले वीडियो में बताया था आपको ध्रुवण क्या होता है। किसी चालक को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके परमाणुओं में धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र से कुछ विस्थापित हो जाता है। दोबारा सुनना, कोई पराविद्युत पदार्थ है या कोई भी चालक पदार्थ है, उसमें पराविद्युत पदार्थ में हम उसे विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उसके परमाणुओं या अणुओं में धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र से कुछ विस्थापित हो जाता है। धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होता है, ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित होता है। इसको ध्रुवण कहते हैं। इतना ही नहीं है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो ना। कैसे? अब एक तो धनावेश हो गया, एक ऋणावेश हो गया, उसमें 2 हो गए ना अणु में। तो प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करता है और उसमें विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के प्रेरित होने की घटना को विद्युत ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवण। पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। बेटा ध्रुवण शब्द आप प्रकाश में भी पढ़ोगे, यानी प्रकाश तरंगों में भी पढ़ोगे। विद्युत तरंगों मतलब उसमें तरंग वाले चैप्टर में, प्रकाश तरंग वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। वहाँ पर प्रकाश का ध्रुवण पढ़ेंगे। यहाँ पर किसका ध्रुवण पढ़ रहे हो आप? पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण पढ़ रहे हो। ध्यान करना, वहाँ पे प्रकाश का ध्रुवण पढ़ेंगे जब आप तरंग चैप्टर पढ़ रहे होंगे। और यहाँ पे कौन सा पढ़ रहे हो बताओ? यहाँ पे पराविद्युत पदार्थ या किसी भी पदार्थ का ध्रुवण पढ़ रहे हो। बेटा देखो, अब इसमें ध्रुवण हो गया जिससे इधर वाली साइड तो ऋणावेशित हो गई, ऋणावेशित हो गई, ये वाली साइड धनावेशित हो गई। इसके इस ऋण आवेश के कारण इसका धन विभव है ना कुछ घट जाएगा। बताओ बेटा क्या हुआ? हमने इसके आवेश में कोई कमी करी? नहीं करी। इसके इस ऋण विभव के कारण इसका धन विभव क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
आवेश जबकि उतना ही रहेगा। कौन सा विभव घट गया? ऋण विभव घट जाता है, जिससे इस चालक की धारिता बढ़ जाती है। ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। बेटा देखो कैसे बताएंगे। संधारित्र, अब परिभाषा दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं 2-3 बार बताऊंगा, आपको गौर से सुनना। वो आराम से पढ़ा रहा हूं। अब मेरे हिसाब से स्टूडेंट को कुछ परेशानी हो रही थी पहले कि मार्कर की, राइटिंग वाइटिंग की, अब तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए, है ना। और सबसे सरल है, जिनके पास स्मार्ट टीवी होती है वो ब्लूटूथ से, मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके और उस पर भी देख सकते हो आप आराम से। जिनके पास नहीं है वो लैपी वगैरह होता होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास लैपी है, लैपटॉप है, और उससे भी देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के पास कंप्यूटर है तो उसमें बड़ा दिखाई दे जाता है। फिर भी जिनके पास मोबाइल है ना, तो मोबाइल से भी देख सकते हैं, पर मोबाइल से आँखों के खराब होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए बेटा मोबाइल से जब ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा दूरी से देखना है आपको, ठीक है। प्रयास करिएगा, जिनके पास कंप्यूटर है कंप्यूटर से देखें, लैपटॉप है लैपी से देख सकते हैं, और आप किससे देख सकते हैं? दूसरा स्मार्ट टीवी होती है तो स्मार्ट टीवी पर ब्लूटूथ से कनेक्ट करके भी आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं है ना बेटा, आप देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी प्लेट के क्षेत्रफल में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। बताओ बेटा क्या है? ऐसी युक्ति जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित करने की प्रक्रिया को संधारित्र कहते हैं, या युक्ति को, प्रक्रिया न कह के युक्ति को संधारित्र कहते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, दो समांतर प्लेटों से बनी एक ऐसी युक्ति जिसकी एक प्लेट के क्षेत्रफल में परिवर्तन किए बिना आवेश को नियत रखकर, क्योंकि मैंने तो नहीं कहा कि आवेश बदलेगा, आवेश को नियत रखकर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। मतलब इसके विभव में, मतलब नियत, ये तो कम नहीं होना, इसे एक्स्ट्रा दे सकते हैं ना। आवेश की पर्याप्त मात्रा यानी विद्युत ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। बेटा एक बार फिर सुनो, यानी कोई चीज़ है, मान लो जी एक चालक है, क्या है बताओ? चालक। ये चालक है ना, इसे आवेश दें हम तो आवेश जाएगा इसके ऊपर, फिर दिया, आवेश चलता जाएगा। फिर ये एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इसे फिर उस सीमा से ज़्यादा आवेश नहीं दे सकते। यदि इसको आवेश देंगे तो वह वातावरण में लीक होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? लीक, क्षरण, वातावरण में क्षरण होने लग जाएगा। तो फिर दोबारा से सुनो एक बार फिर बेटा, इससे एक चालक है और इस चालक प्लेट को हम आवेश दें तो इस पर आवेश एकत्रित होता जाएगा, परंतु एक सीमा के बाद फिर आवेश दें तो वह आवेश वातावरण में लीक होने लग जाएगा, क्षरण होने लग जाएगा, और हमें आवेश तो देना है। तो फिर क्या करें? तो आपके पास एक उपाय है, इस चालक के पास एक दूसरा चालक रख दें, तब इसके विभव में कमी हो जाती है। किसमें कमी हो जाती है? विभव में। और हम जानते हैं C बराबर कितना होता है बेटा? Q/V। B में कमी हो गई तो धारिता C का मान बढ़ जाता है, यानी आवेश को और अधिक संचित किया जा सकता है। बेटा आपको कैसे बताना है, ये सब कुछ नोट्स में लिखा है, एक बार फिर सुन लो। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी एक प्लेट के आकार में परिवर्तन किए बिना
आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। एक ऐसे भी बोल सकते हैं इसकी परिभाषा, दो समांतर प्लेटों से बनी एक ऐसी युक्ति जिसकी प्लेटों के क्षेत्रफल में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। दो तरह से आपको बताना है, एक ऐसी युक्ति जिसमें किसी प्लेट के क्षेत्रफल में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, संधारित्र कहलाती है। आप इसको और दूसरी तरह से कह सकते हो, दो समांतर प्लेटों से बनी एक ऐसी युक्ति जिसकी प्लेटों के क्षेत्रफल में परिवर्तन किए बिना आवेश को नियत रखकर विभव को घटाया जाता है। किसको घटाया जाता है? विभव, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। आप कई तरह से इसको बोल सकते हैं। मैंने फुल प्रयास करा है कि आपके कुछ तो समझ में आया होगा। ये तभी समझ में आती है फिजिक्स, पहले किताब या नोट्सों से एक बार उसको पढ़ो, फिर जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है उसको सुनो और समझो टीचर्स का इंडिकेशन, और फिर एक बार और पढ़ो, तब आएगा। एक इस तरह से पढ़ना कि आप मेरे को ही देख रहे हैं और सिर में बर्डन रख रहे हैं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आप तो शांत रह के अपने मन में दूसरी बातों को न ला के केवल एक ही सोचना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। सोचो थोड़ा सा, आपको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, जल्दी नहीं कर रहा बिल्कुल भी। पहले चैप्टर में कुछ जल्दी हुई थी तो उसमें स्टूडेंट्स के कमेंट आए, उनसे हमें कुछ सीखने को मिला और प्रयास कर रहे हैं कि उन चीज़ों को रिमूव कर दें। दूसरे तीसरे चैप्टर के वीडियो बन चुके हैं लेकिन वो पहले चैप्टर से ज़्यादा साफ हैं और सही तरीके से, लेकिन इसमें हमने और ज़्यादा स्लो करा है और एक बात को कई बार बता रहे हैं। बेटा मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखो बेटा, एक बार और देखें इसको। एक ऐसी युक्ति जिसकी प्लेटों के क्षेत्रफल में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जाता है, ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। आवेश की पर्याप्त मात्रा को विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा, ऐसे भी कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, यानी कंडेंस किया जा सकता है। कंडेंस मतलब इकट्ठा किया जा सकता है। बेटा देखो, आपकी समझ में आया संधारित्र क्या है। फिर आप इसमें एक आता है संधारित्र का सिद्धांत। अब ध्यान दो आगे का जी, तो संधारित्र किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताना है संधारित्र का सिद्धांत। आपको यहाँ पे उससे पहले, सिद्धांत से पहले मैं कुछ चीज़ बताऊंगा, उसको ध्यान से देखना। संधारित्र का सिद्धांत। ये एक आध दो बार पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, इसमें आपको पहले, उससे पहले है ना कुछ समझो कि मैं आपको ध्रुवण पढ़ा रहा हूँ। एक बार क्या पढ़ा रहा हूँ? ध्रुवण। बेटा एक चीज प्लेट है, कोई चालक प्लेट है या पराविद्युत प्लेट है, कुछ भी, इसके परमाणु कैसे होते हैं, इसके अणु कैसे होते हैं, ऐसे। ये अणु हैं, ये अणु है बेटा, और इसके भीतर ये क्या है बताओ? नाविक है। और इनके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। परंतु उन सभी इलेक्ट्रॉन का
और नाविक का धनावेश है ना एक ही बिंदु पर होता है। कौन से बिंदु पर होता है? एक ही बिंदु पर। इसलिए ये ध्रुव विद्युत ध्रुव की तरह कार्य नहीं करते। जो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है, जब इसको हम विद्युत क्षेत्र में रख दें, इसे धनावेश दे दिया आपने, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और यहाँ ये ऋण आवेशित प्लेट है। हमने ऋण और धन दोनों दिए हैं, ऋण और धन दोनों दिया है मैंने बेटा इस तरह से। अब ये क्या है बताओ? समान विद्युत क्षेत्र है। क्या बताओ? समान विद्युत क्षेत्र है इसमें। अब इस वाली प्लेट को इसके भीतर ठसा देते हैं। इस प्लेट को यहां आपने ठसा दिया। अगले वीडियो में आएगा ये वाला टॉपिक और, लेकिन मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। जैसे इसको ठसाएंगे तो ये ना इनका आकार बदल जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा। एक और बार बनाऊंगा मैं चित्र, ध्यान रखना। ये मैं चाहता तो यहाँ नहीं बनाता, लेकिन आपको समझ में आया, मुझे पता है कि मुझे आगे पढ़ाना है, इस वजह से अगले वीडियो में। बेटा ये क्या है? ये जो अणु या परमाणु हैं उनमें ऐसी घटना हो जाएगी, ये ऋण, ये धन, ऋण धन, ऋण धन, इस तरह से हो जाएगा। अब बेटा ध्यान देना, इसमें क्या बन गया? ऋण और धन बन गए ना। अब इसमें एक घटना होगी, देखो ये, इसको ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ध्रुवण। पराविद्युत पदार्थ के यानी किसी भी पदार्थ के अणु में धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र से कुछ विस्थापित हो जाता है, इसलिए प्रत्येक अणु एक विद्युत ध्रुव की तरह कार्य करता है, जिससे संपूर्ण पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इसको बोलते हैं हम पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण, या किसी भी पदार्थ का ध्रुवण। अब यहाँ पे मैं अब इससे प्रेरण, ये देखना ऐसे ये प्लेट है ना अपने आप हो गई, तो इसमें प्रेरण की घटना हुई है। ये पूरी किसकी घटना है बताओ? प्रेरण की घटना बोलूंगा मैं इसको। बताओ बेटा, ए साइड, अब तुम थोड़ा समझना, मैं इसे और चेंज कर रहा हूं। बेटा ये बताओ, ये क्या है? धन, धन आवेश। इधर का कौन सा आवेश है? ये धन आवेश। और इधर का ये वाला कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। बेटा इधर देखना, ये वाला धन आवेश और ये वाला इसका ऋण आवेश, एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे ना। ये धनावेश और ये ऋणावेश, ये धन और ये ऋण, ये एक दूसरे को खत्म, यानी ये वाला एरिया खत्म हो गया। अब बताओ इस पे कौन सा आवेश बच रहा है? इधर इस पर ऋणावेश, देखना इस पर ये ऋणावेश है। इस साइड में कौन सा आवेश बच रहा है? ऋणावेश। बेटा इस साइड में कौन सा आवेश बच रहा है? देखो इस साइड में कौन सा आवेश बच रहा है? धनावेश। इसका मतलब किसी प्लेट को जब विद्युत क्षेत्र में रख दें तो प्लेट का एक भाग ऋण आवेशित हो जाता है, दूसरा भाग धन आवेशित हो जाता है। बताओ बेटा क्या हो गया इसमें? जब किसी प्लेट को विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उस प्लेट का ध्रुवण होने के कारण, क्या होने के कारण? ध्रुवण होने के कारण प्लेट का एक भाग ऋण आवेशित हो जाता है, दूसरा भाग धन आवेशित हो जाता है। संधारित्र में यही तो होता है। देखो कैसे, जब इसमें ये बताना है वो वाली संधारित्र वाली घटना, जब किसी चालक प्लेट को आवेश देते हैं तो वहाँ आवेश एक सीमा तक ही दे पाते हैं, इसके बाद अधिक आवेश देने पर वह आवेश वातावरण में, वायु में क्षरण होने लगता है।
लीक होने लगता है। यदि हम, अब हमें ज़्यादा उसकी धारिता बढ़ानी है, यदि हम उस चालक प्लेट के पास एक अन्य चालक प्लेट रख दें, देखो कैसे बेटा, ये तो घटना थी नॉर्मल, इसे आगे और बताएंगे इस वाले को। एक ये चालक प्लेट है, इसे धनावेश दिया गया, ए है, इसे धनावेश दिया गया। इस चालक प्लेट को संधारित्र बनाने के सिद्धांत में बता रहा हूं, इस चालक प्लेट के पास एक अन्य दूसरी प्लेट रख देते हैं तो संधारित्र बनता है। इस चालक के पास, चालक प्लेट के पास दूसरी चालक प्लेट समांतर क्रम में रख देते हैं, समांतर रख देते हैं, तो यह युक्ति संधारित्र बन जाती है। हमने परिभाषा के अनुसार यही तो होता है ना, जब किसी चालक प्लेट के पास समांतर एक अन्य दूसरी प्लेट रख दी जाए तो पहली प्लेट का विभव घट जाता है, पहली प्लेट का विभव घट जाता है। अब वो कैसे घटता है वही तो यहाँ पे बताने वाले हैं। अब बेटा दूसरी प्लेट आप रख दो यहाँ पे, ये आपने दूसरी प्लेट रख दी इसके पास, जो बी प्लेट है। जब इसको हम धनावेश देते हैं, देखो धनावेश दे रहे हैं, धनावेश दे रहे हैं, धन नहीं, प्रेरण के द्वारा इस ओर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और इस ओर ऋण आवेश उत्पन्न, नहीं इस ओर ऋण आवेश और इस ओर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। बताओ बेटा इसमें क्या हुआ, जब किसी चालक प्लेट के पास, आवेशित चालक प्लेट के पास समांतर एक दूसरी चालक प्लेट रख देते हैं तो दूसरी चालक प्लेट पर प्रेरण के कारण, किसके कारण, प्रेरण के कारण, अभी तो बता रहा था मैं आपको कि प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण अंदर की ओर ऋण आवेश आ जाता है और बाहर की ओर धन आवेश आ जाता है। बेटा बाहर की ओर क्या होता है, धन आवेश आ जाता है, बाहर की ओर धन आवेश आ गया। अब इस पर कौन सा विभव है बताओ, धन विभव है। इस पर इधर कौन सा विभव है, ऋण विभव है। इस पर कौन सा विभव है, धन विभव है। अब यदि इस प्लेट को धन में, और यदि इस प्लेट को इस प्लेट को किससे जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ दें। इस प्लेट को आपने किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, तो इस प्लेट का जो बाहर का धनावेश है उससे वो पृथ्वी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, पृथ्वी में। आप सोच रहे होंगे पृथ्वी में क्यों चला जाएगा। पृथ्वी एक विशाल चालक है, इसे कितना भी ऋण विभव और कितना भी धन विभव दिया जा सकता है। इसके विभव को, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। पृथ्वी के विभव को क्या मानते हैं हम, शून्य मानते हैं। इसे कितना भी विभव दे दें तो भी हम इसे शून्य ही मानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये ऋण धन आवेश चला क्यों गया। बेटा बताओ, इस धन आवेश के कारण इस पर कौन सा बल लग रहा होगा, इसके धनावेश पे कौन सा बल लग रहा होगा, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल को चलने के लिए रास्ता मिल गया, तार से जोड़ दिया और वो कहाँ पे चला गया बेटा, पृथ्वी में चला गया। और ऐसे ही इस ऋण आवेश पे कौन सा बल लग रहा होगा, आकर्षण बल। इसके कारण ये नहीं जा पाया, इस पे कितना रह गया, ऋण आवेश। अब बताओ बेटा इस पे कितना आवेश है, धनावेश, धन विभव, और इस पे कौन सा विभव है, ऋण विभव।
अब देखो दोनों के विभव समान हैं, परंतु ये कुछ दूरी पर हैं। प्लेट कुछ तो दूरी पर है ना। यदि ये आपस में मिल जाए तो एक दूसरे के आवेश को क्या कर देंगी, निरस्त। तुमने देखा होगा, तुम किसी दुकान पर इस पंखे का कैपेसिटर यानी जो सेल कहते हो आप, कैपेसिटर यानी कंडेंसर लेने जाते हैं, तो दुकानदार उसके 2 तार लेगा, 2 तारों को प्लग में लगा देता है और प्लग में लगाने के बाद उन दोनों तारों को वो टच कराता है। वो 2 तार इन्हीं प्लेटों से होकर आते हैं। ये 2 प्लेटें होती हैं। जब उसने उसमें लगाया था तब इस पे धनावेश आ गया और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश स्वतः उत्पन्न हो गया। कौन सा आवेश? ऋण आवेश स्वतः उत्पन्न हो गया और उसका जो धनावेश था वो दूसरे साइड में जो दूसरा तार था उसमें होके चला गया। कौन सा आवेश गया था बताओ? धनावेश गया था। बेटा 2 तार ही तो लगाते हो ना, एक तार तो इससे जुड़ा होता है, दूसरा तार इसकी बाहरी साइड से जुड़ा होता है। जैसे आपने इसको धनावेश दिया, इस पर अंदर की ओर ऋणावेश और बाहर की ओर धनावेश। इसके बाहर की ओर का धनावेश तार से होके कहाँ चला गया? पृथ्वी में चला गया, क्योंकि वो तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है यानी अर्थ होता है, वो अर्थ में चला जाता है। तो उस पर फिर कौन सा आवेश रह गया? उन दोनों, एक तार पे कौन सा रह गया? अब धन, और दूसरे तार पे कौन सा हो गया? ऋण, ये वाला ऋण। जब ये मैं आपसे कह रहा था, जब इस प्लेट को इससे टच करा दें तो इसका ऋण इसका धन उदासीन हो जाते हैं। वो मिला देता है ना तारों को, जब तारों को मिला देता है, इसी वजह से तो उदासीन होते हैं। वो आवाज़ होती है, चिंगारी स्पार्किंग होती है और उदासीन हो जाते हैं। तो ये अब बताना, लेकिन ये टच थोड़ी है ना, यहाँ पे कुछ दूरी पर है। जब ये कुछ दूरी पर है तो इसका ऋण, इसके ऋण आवेश से, इसके ऋण विभव से इसका धन विभव कुछ घट जाता है। बताओ क्या हो जाता है बेटा? इसका धन विभव इसके ऋण विभव से कुछ घट जाता है। अब जब ये धन विभव घट गया तो इसकी धारिता, इस प्लेट की धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। इसमें बताना है संधारित्र के सिद्धांत में, संधारित्र की प्लेट के समांतर क्रम में एक अन्य प्लेट रखने से पहली प्लेट के विभव को घटाकर उसकी धारिता को बढ़ाने की घटना संधारित्र का सिद्धांत कहलाती है। उसकी धारिता को बढ़ाने की घटना संधारित्र का सिद्धांत कहलाती है। इस तरह से आप संधारित्र के सिद्धांत के बारे में बताएंगे बेटा। आप कैसे लिखेंगे बताओ? 2 प्लेटें हैं A और B, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हैं। पहली प्लेट को विद्युत मेंस से जोड़ने के बाद, विद्युत मेंस से जोड़ देते हैं, जिससे पहली प्लेट धन आवेशित हो जाती है। पहली प्लेट क्या हो जाती है बेटा? धन आवेशित हो जाती है। इसके समांतर क्रम में एक दूसरी प्लेट रखी है जिसका प्रेरण के द्वारा अंदर की ओर ऋणावेश और बाहर की ओर धनावेश आ जाता है। बाहर की ओर धनावेश आ जाता है, जिससे पहली प्लेट यानी अंदर की ओर जो ऋणावेश है उससे पहली प्लेट का धन विभव घट जाता है। कौन सी प्लेट का बेटा? पहली प्लेट का धन विभव घट जाता है। जबकि जब दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, पहली प्लेट दूसरी प्लेट को किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो दूसरी प्लेट का बाहर का धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे दूसरी प्लेट पर केवल ऋण आवेश बचता है। कौन सा आवेश बचता है? ऋण आवेश बचता है। इस ऋण आवेश के कारण यानी ऋण विभव बचता है। इस ऋण विभव के कारण पहली प्लेट का विभव और अधिक घट जाता है। पहली प्लेट का धन विभव और घट जाता है और विभव के घटने से धारिता बढ़ जाती है। इस प्रकार ये संधारित्र का सिद्धांत है। अब आगे के वीडियो में आपको मैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र बताऊंगा। किसका बेटा बताओ? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। जब तक आप इस वीडियो को देखें, अपने नोट्स पढ़ें, आपको बता दिया गया होगा संजय फोटो स्टेट वाले के यहाँ पे अपने नोट्स मिल रहे हैं। उन नोट्सों में वो बस पुरानी कॉपी है,
यदि आप पे किसी पर पुरानी कॉपी मिल जाए किसी स्टूडेंट की तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, और यदि आप संजय फोटोस्टेट वाले से वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। हमने एक अच्छे राइटिंग वाली कॉपी की फ़ोटोस्टेट करवा दी है, अच्छे राइटिंग वाली कॉपी की फ़ोटोस्टेट करवा दी है बेटा। यदि आपके पास किसी की कॉपी है तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। जब स्कूल अपने तरीके से खुलेंगे उस समय आपको हम अच्छी तरह से और भी डिटेल करके कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा के आपको और समझाएंगे। ठीक है बेटा, जब तक आप खूब मेहनत करिएगा। अगले वीडियो में आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मतलब डेरिवेशन है, एक सरल सा डेरिवेशन है पर बड़ा डेरिवेशन है, आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।